जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? जीएस सुधा वाले, देखिए मैं फिर आप लोगों के लिए जीएस सुधा का बुक लेकर चला आया। ठीक है, आप लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे कि सर जो है जीएस सुधा करवाइए करवाइए, पॉलिटी करवाइए, स्टैटिक जीके करवाइए, जीएस सुधा क्यों बंद कर दिए। तो देखिए आज फिर मैं आप लोगों के लिए जीएस सुधा बुक का पूरा रिवीजन जो भी है आज हम लोग करेंगे। ठीक है खुश हो जाइए जो लोग जीएस सुधा का रोज़ कमेंट करते थे, डेली कमेंट करते थे। तो एक बार फिर से मैं जीएस सुधा लेकर चला आया हूँ। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो लोग नए हैं उनका भी स्वागत है हमारे स्टडी मित्र के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो लोग टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक है और टेलीग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो दिया गया है कि राष्ट्रपति, आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या दिया गया है कि जो राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक व देश का प्रमुख होता है। ये भी क्वेश्चन बना है कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो ये राष्ट्रपति होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति जो है ये देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कई बार अनुच्छेद 52 पूछता भी है कि अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया। तो अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका तथा राष्ट्रपति का उल्लेख है। किस भाग में? भाग 5 में पूछता भी है। तो अनुच्छेद याद रखेंगे 52 में और भाग 5 में है राष्ट्रपति और कार्यपालिका का उल्लेख। ठीक है, संघ की कार्यपालिका तथा राष्ट्रपति का उल्लेख किस भाग में है? भाग 5 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ जो इससे राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति होगा, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में दिया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। किसके अंदर निहित होगी? राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। अनुच्छेद 54 है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में दिया गया है कि किस तरीके की रीति को अपनाकर किस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। देखिए 54 में जो है ये निर्वाचक मंडल है और 55 में जो है ये निर्वाचन रीति है, दोनों में अंतर है। निर्वाचक मंडल का मतलब है कि कौन कौन लोग उसके निर्वाचन में भाग लेंगे, और निर्वाचन रीति का मतलब है कि किस पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष, अनुपातिक, ऐसे होता है जो सिस्टम। अभी आगे बताऊंगा किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो उसमें किस सिस्टम के द्वारा होता है वो रीति के अंतर्गत आएगा, और कौन कौन लोग भाग लेते हैं वो निर्वाचक मंडल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में दिया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतनी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और जिन लोगों को ये पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोडेड है। ठीक, नेक्स्ट है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की बात करता है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएँ, यानी कि अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपके पास क्या क्या अहर्ताएँ होंगी, क्या क्या शर्तें होंगी राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए, तो उसके बारे में कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 58 में दिया गया है। अनुच्छेद 59 में क्या दिया गया? तो अनुच्छेद 59 में जो है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें दी गई हैं कि कौन कौन सी शर्तें हैं आपको राष्ट्रपति के पद पर बने रहने के लिए। अनुच्छेद 60 में क्या दिया गया है? तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिया गया राष्ट्रपति द्वारा शपथ किस में दिया गया है? अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ की बात की गई है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया अनुच्छेद 61। तो अनुच्छेद 61 क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 62 क्या है? तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि, यानी कि अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त हो जाए, रिक्त किन किन कारणों से हो सकता है राष्ट्रपति का पद? या तो राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे, ठीक है, या राष्ट्रपति जो है संविधान का पालन न करे, उसके द्वारा जो है राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाए, या फिर क्या हो सकता है राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाए। तो इस स्थिति में जो है राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन करने का जो समय है और सब ये सिस्टम है, ये किस में दिया गया है? अनुच्छेद 62 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72, इसमें
क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण संबंधी राष्ट्रपति की शक्ति दी गई। यानी कि अनुच्छेद 72 में क्या दिया गया, राष्ट्रपति के द्वारा क्षमा दान की शक्ति है। राष्ट्रपति चाहे किसी को भी क्षमा दे सकता है। अगर कोई कैदी है, कोई मुजरिम है, तो उसको राष्ट्रपति क्षमा दे सकता है। राष्ट्रपति उसके दंड को कम कर सकता है, लघुकरण, परिहार। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये किस में दिए गए हैं, तो ये शक्तियाँ हैं कुछ राष्ट्रपति के पास, वो अनुच्छेद 72 में दिया गया है। क्षमा दान, दंड संबंधी निलंबन, परिहार, लघुकरण, ये सब जो है ये। फिर उसके बाद अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार जो है ये दिया गया है, किसमें, अनुच्छेद 73 में। ठीक है, इतने चीज़ें आप लोग को समझ में आई बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है अब यहाँ से एक एक करके हम लोग एक एक चीज़ को अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति पद की योग्यता। राष्ट्रपति पद की योग्यता की बात करें तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति कैसा होना चाहिए कि पहली चीज़ तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। कितनी वर्ष, 35 वर्ष की आयु राष्ट्रपति के लिए, 35 वर्ष की आयु। वह लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। किसका, लोकसभा का सदस्य। ठीक है, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। वह दिवालिया न घोषित ना हो, यानी कि पागल दिवालिया ना हो। भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। और लाभ के पद की बात जो है ये कहीं नहीं गई है अच्छे से, संविधान में भी कहीं लाभ के पद को समझाया नहीं गया है। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब किसी सरकारी पद पर या लाभ के पद पर ना हो। तो ठीक, इतने चीज़ समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। नामांकन, कौन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन कर सकता है। तो नामांकन करने के लिए तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और कम से कम 50 अनुमोदक होने अनिवार्य हैं। ठीक है, आपके पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, और वर्ष 1997 से पहले प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या जो थी ये न्यूनतम जो थी 10-10 थी, यानी कि 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक रहने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं जमानत राशि की। तो जमानत राशि जो है ये राष्ट्रपति पद हेतु प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में 15,000 जमानत राशि के रूप में जमा करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। जैसे अब आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो आपके पास 50 जो है अनुमोदक रहने चाहिए और 50 प्रस्तावक रहने चाहिए। 50 प्रस्तावक जो प्रस्ताव देंगे उसमें, मतलब जो प्रस्ताव आप देंगे तो उसमें 50 लोगों का सिग्नेचर रहना चाहिए और 50 अनुमोदक रहेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ आपके पास 15,000 जमानत राशि भी देनी पड़ेगी आपको। और अगर आप 1/6 भाग मत नहीं पाते, जैसे कुल वैध मत है, मान लीजिए 60 वोट पड़े हैं, अगर आप 60 में से 10 वोट नहीं पाते हैं, इससे कम वोट पाते हैं, तो आपकी जो जमानत राशि है तो वो जब्त हो जाएगी। और अगर 10 वोट भी पा जाते हैं आप 60 में से तो आपका पैसा वापस हो जाता है। ठीक है, ऐसी सिस्टम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य जितने होंगे। संसद के कितने सदस्य होते हैं, कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। और संसद के अंग कितने होते हैं, तो 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हो गए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। देखिए यहाँ निर्वाचित सदस्य रहेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिर्फ निर्वाचित सदस्य रहेंगे। जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इतने लोग जो है भाग लेते हैं निर्वाचन में। इसमें दिया गया है, नोट में दिया गया है कि जो 70 यानी कि 17 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था। ठीक है, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा कलर, दूसरा कलर ले ले। हाँ, ब्लैक ज़्यादा सही रहेगा ना। ठीक है, ब्लैक चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात करें
तो किस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संगमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। इस प्रकार के निर्वाचन में गुप्त मतदान होता है। ठीक है, किस तरीके के गुप्त मतदान होते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संगमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में देखें तो निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति अपने पद पर रह सकता है, लेकिन इससे पहले भी महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है ये उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है राष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा शपथ, राष्ट्रपति शपथ कैसे लेता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है और यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो इस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के ही वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा इस कार्य को पूरा कराया जाता है। ठीक है, अगर मुख्य न्यायाधीश है तो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है और अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो इस स्थिति में कौन दिलाएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों के बारे में। तो राष्ट्रपति का वेतन भत्ता, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 के तहत 59 के अनुसार राष्ट्रपति को निःशुल्क आवास उपलब्ध होता है। राष्ट्रपति उन सभी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा जो संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन जो है ये 5 लाख रुपये प्रतिमाह के कितना है, 5 लाख रुपये प्रतिमाह। राष्ट्रपति को अपने वेतन पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता राष्ट्रपति को अपने वेतन पर। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 के 4 में दिया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसको प्राप्त होने वाली उपलब्धियों एवं भत्तों में कोई कटौती भी नहीं की जा सकती। ठीक है, 59 के 4 में दिया गया है। फिर आगे आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग भारतीय संविधान तथा अपने कर्तव्यों का अतिक्रमण करने पर संसद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। यानी कि संविधान का या फिर अपने कर्तव्यों का अतिक्रमण कर दिया, राष्ट्रपति ने अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन नहीं किया या संविधान की अवहेलना की, तो उसके ऊपर जो है संसद के द्वारा महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, और महाभियोग जो है राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। क्या है महाभियोग, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है, आर्टिकल 61 में दिया गया है। ठीक है, महाभियोग का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है महाभियोग की प्रक्रिया के चरण, किस तरीके से महाभियोग लगाया जाता है इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आरोप का प्रारंभ, जैसे राष्ट्रपति हैं, आप राष्ट्रपति हैं, सबसे पहले आपके ऊपर आरोप लगेगा। ठीक है, आरोप का प्रारंभ संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकता है। ठीक है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, कहीं से भी राष्ट्रपति के ऊपर आरोप जो लगता है कि राष्ट्रपति ने संविधान की अवहेलना की है या अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं सही से, तो इसका आरोप लगता है। ठीक है, जिस सदन में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उस पर 1/4 यानी कि 25% सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अब ऐसे तो आरोप लगाएंगे नहीं कि नहीं ऐसे उठा के आए, आप लोग उठ के आए तुरंत आरोप लगाएंगे कि राष्ट्रपति जो है ये संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता। तो आपको लिखित तरीके से उसको आरोप लगाएंगे आप लोग, फिर उस पर क्या होगा, 25% सदस्यों का हस्ताक्षर होगा, यानी कि 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। 1/4 लोग उसको कहेंगे कि नहीं, हाँ की है कि राष्ट्रपति ऐसा कर रहे हैं आपके साथ, मतलब 1/4 लोग उस पर सहमति दिखाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर सूचना अथवा नोटिस जारी होगा। फिर वो आरोप के आशय सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देना होगा, देना अनिवार्य होगा। ठीक है, अब किसी भी सदन में आरोप लग गया, 1/4 सदस्य से पारित हो गया। ठीक है, अब 14 दिन के पहले ही राष्ट्रपति के पास नोटिस चला जाएगा। ठीक, उसके बाद पारित होने के लिए बहुमत। अब महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है, जिसे पुनः दूसरे सदन में पारित होने के लिए भेजा जाता है। दूसरा सदन पहले सदन के आरोपों की जांच करता है और महाभियोग के प्रस्ताव को दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। यानी कि दोनों जगह से 2/3 बहुमत से इसको पारित होना आवश्यक होता है। जो
सूचना अथवा नोटिस रहती है। ठीक है, फिर आता है कि राष्ट्रपति की उपस्थिति। राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया में उपस्थित होने या अपना कोई प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। ठीक है, महाभियोग के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। जिस तिथि को ये दोनों सदनों में पारित हो गया, उसी तिथि से राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ देना पड़ता है। ठीक है, वह अपने पद से इस्तीफा देगा, अपने पद को छोड़ देगा। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करने वाले अधिकारी संघ के मंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं और भारत का महान्यायवादी होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न जो है पद को धारण करते हैं। ठीक है, अब भारत के जितने भी राष्ट्रपति हैं सबको देख लेते हैं एक एक करके। भारत में अब तक कौन कौन से राष्ट्रपति हुए हैं। तो राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962। वर्ष 1962 में भारत रत्न से सम्मानित हुए थे। ये जो है 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं राजेंद्र प्रसाद जी। भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री भी हैं। 26 जनवरी 1950 को इरविन स्टेडियम में झंडा फहराया गया था। और भारत के 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। कौन कौन? ठीक है, गांधी जी उन्हें अजात शत्रु के नाम से भी अजात शत्रु कहते थे। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बिहार सरकार ने उन्हें देश रत्न कहा है। देश रत्न किसने कहा? बिहार सरकार ने कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके बारे में देखते हैं। तो इनका टाइम पीरियड है 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। वर्ष 1954 में भारत रत्न सम्मानित किए गए थे और जन्मदिन इनका 5 सितंबर को है। इसी दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनकी पुस्तकें हैं भारतीय दर्शन, जीवन का हिंदू दृष्टिकोण। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। आगे है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। वर्ष 1963 में भारत रत्न मिला था इनको भी। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और पद पर ही इनका निधन हो गया था। ठीक है, फिर वराहगिरी वेंकटगिरी थे। ये 3 मई 1969 को 20 जुलाई 1969 तक कार्यभार संभाले थे और प्रथम भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। यानी कि जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है फिर उसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ये पद को संभालते हैं। फिर उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, फिर ये भी जो है 20 जुलाई से 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यभार संभालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वराहगिरी वेंकटगिरी। वराहगिरी वेंकटगिरी इनका है 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। और इनको 1975 में भारत रत्न मिला था। ये याद रखिएगा भारत रत्न कब मिला था, क्या पता पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पद पर ही रहते हुए मृत्यु हुई थी इनकी भी। और 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित किया गया और अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है बसप्पा दानप्पा जत्ती, बीडी जत्ती जिनको कहा जाता है। इनका टाइम पीरियड है 11 फरवरी 1977 से 24 जुलाई 1977 तक। फिर इसके बाद आते हैं नीलम संजीव रेड्डी 22 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। ये सबसे युवा थे। ठीक है, आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। ये एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति थे और प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे और 6ठी लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे ज्ञानी जैल सिंह के बारे में। ज्ञानी जैल सिंह है। ज्ञानी जैल सिंह ऑपरेशन ब्लू स्टार इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस टाइम 1984 में। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे और वर्ष 1986 में डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाला पहला राष्ट्रपति जो थे यही थे। ठीक है, इनका समाधि को एकता स्थल कहते हैं। ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। एकता स्थल इनकी समाधि है, कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है स्वामी वेंकटरमण 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992। नेक्स्ट है शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997। फिर इसके बाद कोचेरिली रमन नारायणन 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। ये भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे और स्वतंत्रता आंदोलन की स्वर्ण जयंती 50 वर्ष के दौरान, ठीक है, राष्ट्रपति थे ये, जब 50 वर्ष पूरे हुए थे स्वतंत्रता दिवस के। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। ठीक है, इनका क्या था? इनका 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक इनका कार्यकाल था और वर्ष 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इनको भी कहा जाता है। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP से संबंध रखते हैं। ठीक है,
15 अक्टूबर उनकी जयंती को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1974-1998 पोखरण प्रमाण परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पहला पोखरण जो हुआ था 1974 में हुआ था और दूसरा 1998 में हुआ था प्रमाण परीक्षा, इसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, और जो 1974 में प्रमाण परीक्षा हुआ था इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कुछ पुस्तकें हैं, पूछा जाता है। भारत 2020 में विंग्स ऑफ फायर, ये काफ़ी बार पूछा गया है, ये ऑटोबायोग्राफी है, 1999 में बनी थी। ठीक है, यूनाइटेड माइंड्स, भारत के भीतर की शक्ति को उजागर करना, आप खिलने के लिए पैदा हुए हैं, असफलता से सफलता तक, लक्ष्य 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट, चुनौतियों के बीच एक यात्रा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विंग्स ऑफ फायर है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जामों में, आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट आती हैं प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। ठीक है, 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक कार्यकाल था। ठीक, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी और मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट आते हैं प्रणब मुखर्जी। 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक टाइम पीरियड है। 2019 में इनको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, इनकी भी कई पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। गठबंधन के वर्ष है, राष्ट्रपति पद के वर्ष और नाटकीय दशक, ये तीनों इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनका। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं रामनाथ कोविंद जी। 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2002 तक कार्यकाल है, ज़्यादा कुछ खास नहीं था इनके कार्यकाल में। नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू जी, जो अभी वर्तमान में हैं। 25 जुलाई 2022 से अब तक अभी तक वो अपने पद पर हैं। तो भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति, संथाल जाति से संबंधित हैं। और उड़ीसा झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी हैं, राज्यपाल थी मतलब, झारखंड, उड़ीसा और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल। इनके खिलाफ यशवंत सिन्हा ने चुनाव लड़ा था। ठीक है, सबसे युवा राष्ट्रपति और स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति 25 जून 1998 में, 64 साल। ठीक है, स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति हैं ये। ठीक, आगे देखते हैं नियुक्तियों के बारे में। नियुक्ति कैसे कैसे होती है राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति करने की शक्ति है। राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति कर सकता है इसके बारे में दिया गया है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत। तो प्रसाद प्रयत्न होता है राष्ट्रपति की इच्छा पर, जैसे जो बहुमत दल का नेता होता है वो जो है उसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रधानमंत्री के पद के लिए। ठीक है, फिर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासक, इन सब की। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह, मंत्रिमंडल की नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति ही करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 76 के तहत। फिर उसके बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। UPSC के अध्यक्ष एवं सदस्य, UPSC के अध्यक्ष एवं सदस्य, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, उनकी भी करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जितने भी आयोग हैं वैध संवैधानिक आयोग, उनकी सदस्यों की नियुक्ति की चर्चा भी इसी में की गई है। ठीक, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न निकायों के अध्यक्ष की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जैसे वित्त आयोग के अध्यक्ष, सशस्त्र बलों के प्रमुख, इन सब की भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ होती है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों को रेखांकित करता है, जिसमें क्षमादान, सजा में छूट, दंड में छूट, राहत और विलंबन की शक्ति शामिल है। इसमें यह भी निर्देशित किया गया है कि इन शक्तियों के संबंध में निर्णय केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर लिए जाएंगे, जो बाध्यकारी हैं, तथा ऐसे निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होंगे। इस संबंध में 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन का भी संदर्भ दिया गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, और 44वां संविधान संशोधन भी है। ठीक, इसका दोनों का संदर्भ लिया गया था। अनुच्छेद 72 आता है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो क्षमा का मतलब होता है अपराध की पूर्ण क्षमा। ठीक, लवकरण की भी बात उसमें की गई। तो लवकरण से मतलब है कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन करना। जैसे किसी को मृत्यु दंड दिया गया है तो उसको राष्ट्रपति परिवर्तित करके उसको क्या बोलते हैं, उसको जो पूरे जीवन जो कारागार में रहता है उसको क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, जैसे मृत्यु दंड से उसको आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। देखिए छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी दिमाग में क्लिक नहीं करती। अब जैसे परिवर्तित कर सकता है, मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है। तो ऐसे जो है
ये देखिए यहाँ दिया भी गया है, ऐसे कर सकता है लघुकरण। और परिहार का मतलब होता है दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना। जैसे कुछ है, दंड की प्रकृति है आपको जेल काटना है, मान लीजिए आजीवन आपको जेल काटना है, तो अब उसकी प्रकृति में परिवर्तन नहीं कर रहा है, आपको समय में कम कर दे रहा है कि ठीक है जहां आप आजीवन थे वहां आप 50 साल या 30 साल जेल काट सकते हैं। ठीक है, विराम मतलब विशेष कारणों से सज़ा को कम करना, और प्रतिलंबन मतलब होता है मृत्यु दंड का अस्थायी निलंबन कर देना। ठीक है, फिर अनुच्छेद 124 में है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI के परामर्श के बाद की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 217 में है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालय में के न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI के परामर्श के बाद की जाती है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता। और उच्च न्यायालय में जो है ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का भी अधिकार है, बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ये है, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार जो बाध्यकारी नहीं है। विधायी शक्तियाँ आती हैं, तो विधायी शक्तियाँ आर्टिकल 79 संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, ये इसके बारे में ये 79 में दिया गया है संसद के बारे में। ठीक, फिर राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है, राज्यसभा, लोकसभा, ये सब दिया गया। अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र बुलाना या आहूत करना, सत्रावसान करना, लोकसभा को भंग करना, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी 85 में क्या दिया गया, ये इसकी विधायी शक्ति है। संसद का सत्र बुलाता है, आहूत करता है, सत्रावसान करता है, लोकसभा को भंग करता है, ये सब राष्ट्रपति की शक्ति है। संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने का, संदेश भेजने का राष्ट्रपति का ये क्या होता है? अधिकार होता है। ठीक है, अनुच्छेद 87 में क्या दिया गया कि राष्ट्रपति का संसद में विशेष अभिभाषण होता है। विशेष रूप से आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, 331 में क्या है? तो लोकसभा में मनोनयन, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करना, जिसे 104वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। पहले ये होता था लेकिन अब इसको हटा दिया गया है 104वें संविधान संशोधन द्वारा। और अब अनुच्छेद 80 देखते हैं राज्यसभा के बारे में। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन करता है, 4 क्षेत्र से राष्ट्रपति ही करता है, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में से। ठीक है, अनुच्छेद 108 में है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना, और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रोकना। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्ति हैं, आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और एक वीटो और है। ठीक, इस शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी राय को सुरक्षित रख लेता है और इस कारण यह विधेयक समाप्त हो जाता है। सामान्यतः यह गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाए गए विधेयक पर या वीटो पर लगाया जाता है। जैसे आत्यांतिक मतलब होता है कि कोई विधेयक आया तो उसको राष्ट्रपति अपने पास रख लेता है और वह विधेयक जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, और निलंबनकारी का मतलब होता है कि इस वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी विधेयक संविधान संशोधन और धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए संसद में भेजा जा सकता है। यदि विधेयक पर पुनर्विचार करने के बाद संशोधन करके या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास पुनः भेजा जाए तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हो जाता है। जो निलंबनकारी वीटो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी विधेयक होता है, कोई भी का मतलब संविधान संशोधन और धन विधेयक को छोड़कर, तो उसमें क्या होता है कि जैसे विधेयक आया तो राष्ट्रपति उसको देखेगा, उसको पढ़ेगा, अपना समझेगा, फिर उसके बाद वो पुनर्विचार के लिए भेज देगा कि ले जाइए इसको लोकसभा में, इसको संसद में पुनर्विचार के लिए पुनर्विचार करवाइए। फिर उसके बाद अगर संसद में वो पुनर्विचार के लिए गया और संसद में उस पर पुनर्विचार हुआ, चाहे उस पर कोई संशोधन हुआ चाहे ना हुआ, फिर उसके बाद वे लोग फिर राष्ट्रपति के पास भेज दिए तो राष्ट्रपति बाध्य हो जाएगा कि उसको उस पर सिग्नेचर करना है, और राष्ट्रपति सिग्नेचर जैसे ही कर देगा वो विधेयक तुरंत कानून बन जाएगा। ठीक है, एक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है जेबी वीटो। जेबी वीटो से तात्पर्य है इस वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर ना तो अपनी सहमति देता और ना ही स्वीकृति करता है और ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाता है। ये सबसे खतरनाक है। इसमें क्या करता है, इसमें जो राष्ट्रपति होता है ना, कोई विधेयक आया तो उस पर जेबी वीटो का अपना जेबी वीटो जो शक्ति है इसके पास, उसका प्रयोग करके ना ही उस पर सहमति देगा, ना उस पर सिग्नेचर करेगा और ना ही उस पर स्वीकृति देगा और ना ही उसको पुनर्विचार के लिए, ये भी नहीं कहे कि नहीं पुनर्विचार के लिए दे दे कि संशोधन करके फिर से भेजो,
उसको भी इस शक्ति के तहत जेबी वीटो के तहत उसको अपने पास रख लेगा और वो जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में किया था। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति काफ़ी लंबा टॉपिक है, वैसे एक वीडियो में इसमें शॉर्ट में दिया गया है और अच्छे से अगर और अच्छे से दिया रहता ना और समझाने में थोड़ा सा अच्छा लगता, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में दिया गया है ना। तो आगे देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। किसके तहत? आर्टिकल 123। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद 123 के। ठीक है, अध्यादेश उस स्थिति में जारी किया जाता है जब संसद के दोनों सदन अधिवेशन में नहीं चल रहे हों और राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि उस पर अविलंब कार्यवाही आवश्यक है। ठीक है, तब ये होता है कि संसद के दोनों सदन अधिवेशन में नहीं चल रहे हैं और राष्ट्रपति इसके समाधान के लिए उसको लगे कि नहीं अब कार्यवाही करवाना चाहिए। ठीक है, तब वो अध्यादेश जारी करता है। यदि संसद अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित नहीं करती है तो अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, अनुमोदन के बाद इसे 6 महीने के लिए बढ़ाया जाता है और अध्यादेश की अधिकतम अवधि जो होती है 6 महीने और 6 सप्ताह होती है। कितना होता है अधिकतम अवधि? 6 महीने और 6 सप्ताह होती है। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों के बारे में देखते हैं राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। ठीक है, वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट राष्ट्रपति के नाम पर ही प्रस्तुत करता है। जो बजट प्रस्तुत होता है तो वो जो है वो राष्ट्रपति के नाम से ही प्रस्तुत होता है। ठीक है, भारत की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, वह संसद की अनुमति के बिना इसमें से धन निकाल सकता है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। बस इतनी चीज़ें दी गई हैं, आज इतना ही रखते हैं। कल मैं जो है इसमें देखिए ये पीडीएफ ना, पीडीएफ में ऐसे कट पिट के दिया गया। अब यहीं से राष्ट्रपति के बाद से अर्थव्यवस्था आ गया, क्योंकि इसमें पूरा नहीं दिया गया है। कोई भी ऐसे फ्री में पीडीएफ में पूरा नहीं दे पाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हो गई। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। कल मैं बुक से जो है पीडीएफ बनाऊंगा, फिर उसके बाद आगे का कराऊंगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और जो लोग नए हैं ना वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।